नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के इस एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और होली आपने पूरे मन से मनाई होगी, पूरा एंजॉय किया होगा, आनंद पूर्वक आपका यह त्योहार बीता होगा। देखिए, त्योहार मनाना भी बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में जो तनाव होता है, ये त्योहार और उत्सव जब हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं तो ये हमें कुछ समय के लिए इस तनाव से दूर कर देता है और पूरी एक नई ऊर्जा के साथ हमें भरपूर करता है कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो चलिए, अब तो होली हो गई, अब आप पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होइए और वापस अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से बनने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन मैंने इस वीडियो लेक्चर में किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि कोई मित्र चैनल पर पहली बार आया है या उसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। संसद द्वारा पारित किया गया था। आपसे पूछ रहा है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह संसद द्वारा कब पारित किया गया था। देखिए, दो प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि संसद द्वारा कब पारित किया गया, संसद द्वारा कब पारित किया गया, और एक बनता है कब अधिनियम बना, कब अधिनियम बना। देखिए, दोनों अलग अलग हैं। संसद ने जिस मंथ में उसे पारित किया वह था कि संसद द्वारा कब पारित बना, और जब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है, तो राष्ट्रपति ने जब उस पर हस्ताक्षर कर दिए तब वो अधिनियम बना। तो यदि आपसे पूछे कि संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो संसद द्वारा पारित किया गया अगस्त 1972 में, अगस्त 1972 में। और यदि आपसे पूछे कि वह अधिनियम कब बना या राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कब किए, तो वह बना 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को। यानी कि संसद ने उसे पारित किया 12 अगस्त 1972 को। यदि आप डेट लिखना चाहें तो 12 अगस्त 1972 को, और राष्ट्रपति ने उस पर कब हस्ताक्षर किए, 9 सितंबर 1972 को। यानी अधिनियम कब बना, 9 सितंबर 1972 को। पर यहां पर संसद द्वारा कब पारित किया गया पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अगस्त 1972। यदि पूछता कब अधिनियम बना तो प्रश्न का उत्तर क्या होता, सितंबर 1972। चलिए अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहां लागू है, यदि इसके बारे में बात करें तो आपके पास में यदि पुराना बेयर एक्ट है, पुरानी किताबें हैं या अनअपडेटेड बुक्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, पर हुआ क्या था कि जब यह अधिनियम पारित हुआ था तब तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर राज्य पर बहुत से अधिनियम लागू नहीं होते थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया, धारा 371 वहां पे समाप्त कर दी गई, केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, और अब देश के सभी कानून वहां पर लागू होते हैं। उनमें से ही एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि संपूर्ण भारत पर यह अधिनियम लागू होता है। चलिए अगला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं हैं कुल, तो इसमें कुल 66 धाराएं हैं। इसमें कुल 66 धाराएं हैं। और यदि आपसे पूछ ले इसमें अनुसूची कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अनुसूची है कुल 6।
6 अनुसूचियां हैं, 66 धाराएं हैं, और किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं तो ध्यान रखिएगा अधिनियम 2 में। ज्यादातर अधिनियमों की धारा 2 में परिभाषाएं दी जाती हैं, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी उसका अपवाद नहीं है, इसकी धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई है। कई परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि प्राणी की दी हुई है, प्राणी वस्तु की दी है, बंदी प्राणी की दी है, मुख्य जीव वन्यजीव संरक्षक की दी है, यहां तक कि सर्कस और कलेक्टर को भी परिभाषित किया गया है। वन अधिकारी की परिभाषा दी हुई है, सरकारी संपत्ति की दी है, आवास की दी है, भूमि की दी है, पशुधन की दी है, मास की दी है। ऐसी कई परिभाषाएं जो टर्म्स हैं उनकी परिभाषाएं इसकी धारा 2 में दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि किस अधिनियम में किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं तो धारा 2 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली कोई शब्द देकर के आपसे पूछ ले कि किस धारा 2 के किस सब क्लॉज में यह परिभाषा दी गई है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट की तो पता होना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारी है, 30-32 परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको सबकी नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए और किस धारा में दी गई है वो भी पता होना चाहिए। बात करें यदि प्राणी शब्द की, तो प्राणी शब्द धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। देखिए 3 आते हैं, एक आता है प्राणी, एक है प्राणी वस्तु, प्राणी वस्तु, और एक है बंदी प्राणी। अगर बात करें प्राणी की तो ये 2(1) में परिभाषित किया गया है, वहीं प्राणी वस्तु 2(2) में परिभाषित किया गया है, और यदि बात करें बंदी प्राणी की तो ये 2(5) में परिभाषित किया गया है। चलिए अगला है, प्राणी के अंतर्गत आते हैं, ये जो 2(1) में प्राणी परिभाषित किया गया है वहां पर लिखा गया है कि स्तनी, यानी कि जितने भी प्रकार के स्तनपाई जीव होते हैं, मैमल्स होते हैं, जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं, साथ ही जितने भी प्रकार के रेप्टाइल्स होते हैं यानी सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, साथ ही जितने भी जलचर होते हैं यानी पानी में रहने वाले जीव, जितने भी स्थलचर होते हैं यानी कि जमीन पर रहने वाले जीव, साथ ही मछलियां, मत्स्य, और जितने भी प्रकार के अकशेरुकी प्राणी हैं, अकशेरुकी प्राणी, और यहां तक कि इनके अंडे, ये सभी प्राणी की परिभाषा में दिए गए हैं। यानी कि 2(1) में जो प्राणी की परिभाषा दी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी स्तनी, सभी पक्षी, सरीसृप, जल, स्थलचर, मत्स्य, अकशेरुकी प्राणी और अंडे प्राणी की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि प्राणी वस्तु क्या होता है तो 2(2) में दिया हुआ है कि ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ जिसमें पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्राणी के शरीर के किसी हिस्से का प्रयोग करके यदि कोई वस्तु बनाई गई है तो उसे प्राणी वस्तु कहेंगे। जैसे कि हाथी का दांत, हाथी का दांत हाथी के शरीर का ही तो हिस्सा है। ठीक है, उसी प्रकार किसी हिरण की जो खाल होती है उससे अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया आपने तो वो प्राणी वस्तु कहलाएगी। ठीक है, यानी जानवरों के शरीर के हिस्से का प्रयोग करके बनाया जाने वाला सामान प्राणी वस्तु कहलाता है। साथ ही यदि आपसे पूछ ले कि बंदी प्राणी क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि बंदी प्राणी क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ अनुसूचियां दी गई थी जो मैंने बताई थी 6 अनुसूचियां, तो उसमें से अनुसूची 1, 2, 3, 4, इन चारों में कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। अनुसूची 1 में कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, अनुसूची 2 में कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, अनुसूची 3 में कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, और अनुसूची 4 में कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो भी प्राणियों के नाम दिए गए हैं उन प्राणियों को यदि आप बंदी बना लोगे, दिए गए प्राणियों को बंदी बनाने पर वे बंदी प्राणी कहलाएंगे।
जैसे कि यदि हम बात करें गाय की, तो गाय इन चारों ही सूचियों में नहीं आता। तो गाय को हम अपने घर में बांधते हैं, तो गाय बंदी प्राणी नहीं है। गाय जो है बंदी प्राणी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 में नहीं आता, और इसी में दिए गए प्राणियों को बंदी बनाने पर बंदी प्राणी कहलाएंगे। भैंस हम अपने घर में बांध देते हैं, बैल हम अपने घर में बांधते हैं, तो ये बंदी प्राणियों की श्रेणी में नहीं आते। चलिए, तो प्राणी के अंतर्गत कौन आते हैं? स्तनपायी आते हैं, अंडे देने वाले जीव आते हैं, पक्षी आते हैं, मत्स्य आते हैं, जलचरप आते हैं, सरीसृप आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, प्राणी 2 1 में दिया गया है, प्राणी वस्तु 2 2 में दिया गया है, बंदी प्राणी 2 5 में दिया गया है। और बंदी प्राणी क्या होते हैं, प्राणी वस्तु क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पशुधन से क्या तात्पर्य है? पशुधन, धारा 2 में ही पशुधन को भी परिभाषित किया गया है। धारा कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, 218A ये धारा है, यानी धारा 218A में परिभाषित किया गया है पशुधन को। और क्या परिभाषा दी गई है? तो परिभाषा दी गई है कृषि में काम आने वाले पशु, यानी केवल कृषि में काम आने वाले पशुओं को ही पशुधन कहा जाएगा। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 में बहुत सारे प्राणियों की लिस्ट दी हुई है, ये पशुधन नहीं कहलाते, बल्कि ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वन्य प्राणी। जबकि कृषि के उपयोग में काम आने वाले पशु ही पशुधन कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वे कौन कौन से पशु हो सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से एक्ट में खुद मेंशन किया गया है कि कौन कौन से पशु पशुधन कहलाते हैं। यदि बात करें हम कि कौन कौन से पशु हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, भैंस हो गई, गाय हो गई, सांड हो गया, बैल हो गया, साथ ही ऊंट हो गया, आपका जो है गधा हो गया, बकरा हो गया, भेड़ हो गई, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, याक हो गया, सूअर हो गया। ये सभी एक्ट में मेंशन किए गए हैं पशुधन की परिभाषा में। बतख हो गया, हंस हो गया और मुर्गियां हो गई। तो ध्यान रखिएगा, भैंस हो गई, गाय हो गई, सांड हो गई, बैल हो गए, ऊंट, गधा, बकरा, भेड़, घोड़ा, खच्चर, याक, सूअर, बतख, हंस और मुर्गियां, ये सभी कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले जानवर हैं। कृषि में मदद करने के लिए इन जानवरों का प्रयोग किया जाता है, और कृषि में उपयोग आने वाले पशु ही पशुधन कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ओह, यहाँ पे ABCD नहीं दिया, इसे आप मेंशन कर लीजिए, ABCD। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी पशुधन से तात्पर्य है कृषि के उपयोग में काम आने वाले पशु। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निवास स्थान यानी हैबिटेट के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हैबिटेट या निवास स्थान की परिभाषा किस उसमें धारा में दी गई है? अगर आपसे पूछ ले तो 215। देखिए, ये याद रखिएगा, किस धारा में कौन सी परिभाषा दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवास की या हैबिटेट की जो परिभाषा है वो 215 में दी गई है। और क्या दी गई है इसके हिसाब, परिभाषा के अनुसार देखें तो भूमि, जल एवं वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास हो, हैबिटेट कहलाता है। यही परिभाषा एग्जैक्ट दी हुई है। भूमि, जल एवं वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का निवास स्थान हो, क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। और ये परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 215 में। चलिए अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आखेटन को परिभाषित किया गया है? बात करें आखेटन को, तो आखेटन को परिभाषित किया गया है धारा 216 में। होता क्या है आखेटन, यदि उसके बारे में बात करें तो आप इसको नोट कर लीजिए। आखेटन, क्योंकि आखेटन से प्रश्न बनते हैं, तो आखेटन की परिभाषा जो दी गई है उसे आप नोट कीजिए। इसमें लिखा है किसी प्राणी या बंदी प्राणी को मारना
या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रयत्न करना, ऐसा करने का प्रयत्न करना। किसी प्राणी या बंदी प्राणी को मारना और उसे विष देना और ऐसा करने का प्रयत्न करना। प्राणी और बंदी प्राणी हमने प्रारंभ में देखा क्या होते हैं, उन्हें मारना, उसे विष देना और ऐसा करने का प्रयत्न करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आखेटन। इसके बाद इसमें और आगे दिया हुआ है कि किसी वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को पकड़ना, मारा नहीं है आपने, सिर्फ पकड़ लिया है। किसी वन्य प्राणी या बंदी प्राणी, देखिए यहां पर वन्य प्राणी जरूर लिखिएगा, यहां प्राणी मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि प्राणियों को तो पकड़ा जा सकता है, गाय को तो हम पकड़ते हैं, भैंस को भी तो हम पकड़ते हैं, तो उनको पकड़ना आखेटन नहीं कहलाता। लेकिन किसी वन्य प्राणी को या बंदी प्राणी को पकड़ना, बोले हम तो नहीं पकड़ रहे साहब, हम तो जो है जंगल में कुत्ते छोड़ देंगे, तो कुत्तों द्वारा आखेटन करना भी परिभाषित किया गया है। कुत्तों द्वारा आखेटन करना, यह भी आखेटन की परिभाषा में आएगा। कुत्तों द्वारा आखेटन करना, बोले हमने तो जंगल में फंदा लगा दिया है, फंदे में अपने आप फंस जाएंगे, तो फंदों द्वारा पकड़ना, फंदों द्वारा पकड़ना या जाल में फंसाना, यह भी आखेटन कहलाता है। जाल में फंसाना यानी किसी प्राणी को पकड़ना, मारना, विष देना या ऐसा करने का प्रयत्न करना, या उस प्राणी को पकड़ना या कुत्तों द्वारा आखेटन करना। ना आपने मारा है ना आपने पकड़ा है, आपने तो घायल कर दिया है। तो वन्य प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, क्षतिग्रस्त करना या नष्ट करना, यह भी आखेटन की श्रेणी में आता है। या उनके अंडों को फोड़ना, अंडों को फोड़ना भी आखेटन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अंडों को भी नहीं फोड़ सकते आप, अंडों को फोड़ना ये भी आखेटन कहलाता है। परिभाषा में ध्यान रखिएगा, अंडों को फोड़ना। ऐसा लगेगा कि अंडों को फोड़ने में क्या आखेटन हुआ, पर आखेटन की जो परिभाषा दी गई है 216 में, उसमें क्लियर लिखा है कि वन्य प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना या उनके अंडों को फोड़ना, ये सभी आखेटन की परिभाषा में आते हैं। चलिए, तो ये हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आखेटन को परिभाषित किया गया है। तो धारा 216 में आखेटन को परिभाषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, इसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जबकि मुख्य वन्य जीव संरक्षक और अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक, इन तीनों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो वह नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले मुख्य वन्य जीव संरक्षक कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार। वन्य जीव संरक्षक कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार। और अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक कौन नियुक्त करता है, तो वह भी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला है, राज्य वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं। देखिए, राज्य वन्य जीव बोर्ड, यहां पर राज्य नहीं, इसको दोस्तों राष्ट्रीय कर लीजिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राज्य वन्य जीव बोर्ड नहीं है ये, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा, धारा 5A या 5क, यानी धारा 5A में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसके अनुसार
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा। और वह अध्यक्ष कौन होगा? तो वह अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। साथ ही इसका एक उपाध्यक्ष भी होगा। और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले वो कौन होता है, तो वो होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री। यानी अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष होते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। साथ ही इसमें संसद के 3 सदस्य होते हैं। संसद के 3 सदस्य। और उसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा से कितने होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं 2 और राज्यसभा से कितने होते हैं? तो राज्यसभा से होते हैं 1। इसके अलावा और कई सारे सदस्य होते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। साथ ही संसद के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लोकसभा के और 1 होता है राज्यसभा से। इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र के भीतर या उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन करता है। इस समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? देखिए, एक जो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है उसके अंदर या उसके 10 किलोमीटर के दायरे में यदि आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई भी परियोजना शुरू करनी है, तो उस परियोजना को मंजूरी कौन देगा? उस परियोजना को मंजूरी देगी एक स्थायी समिति, जिसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है कि इस समिति का जो अध्यक्ष है वह निम्न में से कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री, वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, या बोर्ड का कोई भी सदस्य जिसे अध्यक्ष नामित करे। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष तो होता है, पर इस स्थायी समिति का अध्यक्ष नहीं होता। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गया, तो वो तो स्थायी समिति का अध्यक्ष नहीं है। इस स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यही जो है इस स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। और ये स्थायी समिति अगर आपसे पूछ ले कि वन्यजीव क्षेत्र के कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाली परियोजना को मंजूरी देती है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को कितने वर्ष में वन्य जीवों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करनी होती है? यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को वन्य जीवों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित करनी होती है। आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में उसे ऐसा करना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष में 1 बार। यानी जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष में 1 बार, आप चाहो तो प्रत्येक वर्ष भी कर दो, लेकिन कम से कम 2 वर्ष में 1 बार। ये तो आपका जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहता है कि 2 वर्ष में 1 बार तो आपको प्रकाशित करनी ही पड़ेगी। यानी कम से कम 2 वर्ष में 1 बार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को वन्य जीवों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसका प्रकाशन भी कराना होगा। चलिए अगला है, प्रतिबंधित वन्य जीव के शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है? देखिए, शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिषेध किया गया है। शिकार आप नहीं कर सकते, वो प्रतिबंधित किया गया। और किस धारा में प्रतिबंधित किया गया शिकार को? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत शिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन उसी में कुछ स्थितियां दी गई हैं जब शिकार किया जा सकता है, लेकिन बिना अनुमति के नहीं, बल्कि अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। शिकार तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ स्थितियों में अनुमति के साथ में शिकार कर सकते हैं। और वे कौन कौन सी स्थितियां होंगी? जब वन्य जीव मानव जीवन के लिए खतरनाक बन जाए, यानी कि कोई वन्य जीव है जो आदमखोर हो गया है, जिसे आदत पड़ गई है मानव को खाने की, वो जहां मानव देखा नहीं कि निपटा दिया। ऐसे वन्य जीव जो मानव जीवन के लिए खतरनाक बन जाए, उन्हें शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है।
या कोई वन्यजीव इतना ज्यादा अशक्त हो जाए या इतना ज्यादा बीमार हो जाए कि अब उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना ही ना हो, ऐसी स्थितियों में भी वन्यजीव के शिकार की अनुमति दी जा सकती है। यही 3 कंडीशन दी हुई है, यानी 1, 2 और 3 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन्हीं 3 स्थितियों में किसी वन्यजीव को मारने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अनुमति देगा कौन? तो अगला प्रश्न यही है, मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति निम्न में से कौन सा अधिकारी देगा? मुख्य वन्यजीव संरक्षक, वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य वन्यजीव संरक्षक। मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है और राज्य सरकार के द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षक या अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो किसी जो पशु को मारने की अनुमति निम्न में से कौन देगा? तो ऑप्शन में हो सकता है वन्यजीव परिरक्षक निदेशक भी दिया हो, लेकिन कौन देता है एक्ट के अनुसार? मुख्य वन्यजीव संरक्षक। तो इसे ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर होगा ए, यानी मुख्य वन्यजीव संरक्षक। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की। अगर पूछ ले मुख्य वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। चलिए अगला है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा राज्य सरकार को यह अनुमति देती है कि वह अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकता है? यानी किसी क्षेत्र को अभयारण्य कौन घोषित करता है? तो वह करती है राज्य सरकार। और कौन सी धारा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो राज्य सरकार को ऐसा करने की पावर देती है? तो वह देती है धारा 18। यानी धारा 18 में देखा हुआ है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केंद्र सरकार। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अधीन एक अभयारण्य के कितने किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पशुधन का असंक्रमणीकरण कराना अनिवार्य होगा? देखिए, जंगल में जो वन्यजीव रहते हैं उनका तो असंक्रमणीकरण किया ही जाता है, उनका तो टीकाकरण किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी डिजीज, कोई भी रोग, कम्युनिकेबल रोग उस जंगल में ना फैले। लेकिन क्या जंगल के प्राणियों का टीकाकरण कर देने से ही काम चल जाएगा? मान लीजिए कोई जंगल के 1 किलोमीटर दूर या आधे किलोमीटर दूर कोई और जानवर रहता है, तो क्या वो जानवर जंगल में नहीं आएगा? यदि उसमें वो बीमारी हो जाए और वो जानवर जंगल में पहुंचेगा तो क्या जंगल में उस बीमारी को नहीं फैलाएगा? तो जंगल के बाहर भी असंक्रमणीकरण करना पड़ेगा, आपको टीकाकरण करना पड़ेगा। तो कितने किलोमीटर के दायरे में? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर के दायरे में। यानी कि ये जो आपका एक अभयारण्य है, इसमें तो आप असंक्रमणीकरण करेंगे ही, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जितना भी पशुधन है, देखिए पशुधन की बात हो रही है, केवल वन्यजीव प्राणियों की बात नहीं हो रही, पशुधन यानी कि कृषि कार्य में प्रयोग आने वाले। यानी वन्यजीव अभयारण्य के पास अगर 1 किलोमीटर के पास कोई किसान रहता है जिसके पास में गायें हैं, तो सरकार को उन गायों का भी टीकाकरण करना पड़ेगा, उन गायों का भी असंक्रमणीकरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अभयारण्य के 5 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई भी व्यक्ति असंक्रमणीकरण कराए बिना किसी पशुधन को किसी अभयारण्य में नहीं ले जा सकता। तो कितने किलोमीटर के दायरे में?
तो 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कराना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अगर बात करें केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, इसका गठन भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 10। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका अध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अच्छा, काफी टाइम से हम कई लेक्चरों में पढ़ रहे हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है कमेंट में कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो आपके लिए आज का टास्क है कि आप बताएंगे कि भारत के वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। ये दोनों ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज का टास्क आपको मिल गया। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। न्यायालयों के आदेश के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? देखिए, कोई पशुधन है जो किसी व्यक्ति का है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार है, पर यदि वो विवादित हो जाए और पशुधन का केस चला जाए कोर्ट में, तो जब तक वो केस चलेगा तब तक पशुधन किसके अधिकार में रहेंगे? तो पशुधन किसी वादी या प्रतिवादी के अधिकार में नहीं रहते। इनके लिए एक काजी हाउस बनाया जाता है। तो न्यायालय के आदेश के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? काजी हाउस को सौंप दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? अनुज्ञप्ति मतलब परमिशन। कौन सा कार्य करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है? किसी भोजनालय में मांस पकाना और परोसना, सांप के विष को निकालना, या मोर पंखों से बनी वस्तु और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को। तो देखिए, सांप के विष को निकालना, किसी भोजनालय में मांस पकाना, ये सब तो नहीं, लेकिन यदि आप मोर पंख से बनी किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या उसका विनिर्माण करते हैं, मतलब मार्केटिंग करते हैं, उसे बेचते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी मोर पंख से बनी वस्तु का यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोर पंख हमारे देश का राष्ट्रीय जीव है और उससे बने प्रोडक्ट को ऐसे फ्रीली नहीं, आप बिना परमिशन के बस आपने मोर पकड़े, मोर पाले और उनके मोर पंखों से सामान बना के बेचना शुरू कर दिया। आपको मोर पंखों से बनी वस्तुओं का यदि व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। चलिए अगला है, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आते हैं भूमि वनस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, या ऐसे प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं। देखिए ये तो नहीं, लेकिन वन्यजीव प्राणियों की परिभाषा में क्या आ जाएंगे? सी, यानी 1 और 2, ये दोनों ही वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आ जाएंगे। भूमि और वानस्पतिक प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, और जलीय प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग हैं, ये वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो 12 नवपारा वन्यजीव अभयारण्य, 12 नवपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कहां? छत्तीसगढ़ में। अगला है, काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या असम में? तो काली टाइगर रिजर्व कहां स्थित है दोस्तों? तो काली टाइगर रिजर्व आपका स्थित है कर्नाटक में। चलिए अगला है, ये ध्यान रखिएगा, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध काली टाइगर रिजर्व, और ये कहां स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। चलिए अगला है, पेमपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पेमपारा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो पेमपारा वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल राज्य में स्थित है।
तो बार नवपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। काली टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? आपका कर्नाटक में। और पेमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरल में। चलिए अगला है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में? तो बात करें बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की तो यह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? देखिए शेर का वन में होना क्यों जरूरी है? देखिए एक प्रजाति होती है जिसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति। इसका किसी भी जंगल में होना क्यों आवश्यक है? इसकी संख्या तो बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन यदि ये किसी पारिस्थितिक तंत्र में इसकी उपस्थिति समाप्त हो जाए तो मान के चलिए कि वो पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे इस पारिस्थितिक तंत्र की चाबी यानी की कहते हैं। यदि शेर किसी जंगल में नहीं होंगे तो शेर शाकाहारियों का शिकार नहीं करेंगे, और शाकाहारियों का यदि वो शिकार नहीं करेंगे तो शाकाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और शाकाहारियों की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो पूरे के पूरे जंगल को खा करके नष्ट कर देंगे। तो जंगल को बचाने के लिए शेर की आवश्यकता है, यानी शेर का वन में होना क्यों जरूरी है? चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया और उससे कुछ ना कुछ प्रश्न आपको सीधे देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इन्हें पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार मन लगाकर इनका अध्ययन कीजिए। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।